बेंस जीएस में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं करेंट अफेयर की, यानी कि समसामयिकी की। जो भी बच्चे बहुत सारी डिमांड कर रहे थे कि सर करेंट अफेयर मुझे समझ नहीं आता है कि मैगजीनों में भारी भरकम करेंट्स होता है, उसको कैसे पढ़ें, कि अगर हम 200 पेज पता लगा कि करेंट अफेयर ही पढ़ रहे हैं पूरे महीने और उसमें भी मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा तो हम बाकी जीएस को कैसे पढ़ पाएंगे। तो कई सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर करेंट अफेयर आप स्टार्ट करें। और जैसा कि आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका पीसीएस का या लोअर का या आरओ का या कोई भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, और उसमें करेंट अफेयर का एक अहम रोल होता है वर्तमान में। अगर आपको पता नहीं है कि करेंट अफेयर में कहाँ से कैसे पढ़ें, अगर पता भी लग जाता है कि ये मैगजीन पढ़ लो, तो मैगजीन तो मोटी है भाई, 200 पेज की, 100 पेज की, 150 पेज की, तो उसमें आप पढ़ते रहिए। तो ऐसे बच्चों की जो समस्या है, आज से वो समस्या निश्चित रहिए कि आज से आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप रेगुलर हमारे चैनल ब्रेंस जीएस के साथ जुड़ते हैं, आज जो है क्लास फर्स्ट है और फर्स्ट से ही हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। और ये जो करेंट अफेयर का जो भी क्लास है ये आपको कंटिन्यू रहेगी। जो आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है पीसीएस और आरओ खासकर यूपी में, तो आप वहाँ तक हम आपकी लगभग जीएस जो है पूरी कंप्लीट करवा देंगे। अगर आप हमारे चैनल या ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी टीम आपको सारी चैनल के माध्यम से करंट अफेयर प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, चलते हैं इसी सीरीज में आगे। देखेंगे आप मोइदम, अजीब सा शब्द लग रहा है कि मोइदम क्या है। ये यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में हाल ही में अभी जुलाई में इसको शामिल किया गया है। तो मोइदम है क्या? मोइदम एक जो है कब्रिस्तान है, और ये कब्रिस्तान जो है ये असम राज्य में है। जो मोइदम है वो कहाँ पे है? असम राज्य में है। असम जो में खासकर यूनेस्को की विरासत सूची में इसको शामिल करने का जो एक पर्पज रहा है कि असम में जो अहोम डायनेस्टी रही है, कहाँ पे? असम में अहोम युग की जो शासक रहे हैं, तो उन शाही राज परिवारों का एक कब्रिस्तान है और उसको जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो जो विश्व विरासत सूची में अभी तक जो शामिल किए गए हैं उनमें से ये किस नंबर का है? तो 43 नंबर का है। भारत में 43 यानी 43वां विश्व विरासत स्थल भारत का इसको शामिल किया गया है। इसके लिए जो यूनेस्को ने एक जो है 21 से लेके 31 जुलाई 2024 में इसका एक 46वां सत्र हुआ था। खासकर आप ध्यान रखिएगा, इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि ये जो यूनेस्को का 46वां जो सत्र है विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए जो समिति है, जो इसके मेंबर्स हैं, उनकी एक बैठक हुई थी। और बैठक कहाँ हुई थी? भारत में। तो ये बैठक जो हुई है इसके लिए, तो वो कहाँ हुई है? इंडिया में, नई दिल्ली में। और इसी में भारत का यही एकमात्र स्थल था जो उसके लिए ऐड करने के लिए शामिल किया गया था, तो वो इसमें शामिल हो जाता। मोइदम जो एक कब्रिस्तान है, अहीम युग के शाही राज परिवारों का कब्रिस्तान है। और ठीक है, तो ये कैटेगरी कौन सी है? सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूर्वोत्तर भारत में जो भी स्थल हैं जो भी स्थल हैं उनमें से ये पहला स्थल है। कौन सा? मोइदम जो है ये पहला स्थल है पूर्वोत्तर भारत का, यानी कि 7 सिस्टर वाला। तो उसमें से मोइदम एकमात्र उसको शामिल किया गया है।
इस स्थल के लिए जो 21 से 31 जुलाई 2024 को जो मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में, उसका उद्घाटन जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया गया था। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे कि जो विश्व विरासत सूची में आपके जो इंडिया के 43 स्थल हैं उसमें कल्चरल श्रेणी के जो और कौन से हैं, जैसे कि आप देखेंगे रानी की वाव, ये पाटन गुजरात में है। रानी की वाव इसी में शामिल किए। रानी की वाव कहाँ है? पाटन गुजरात। अगला आप देखेंगे दूसरा अभी पिछले सत्र में शामिल किया गया तो होयसल मंदिर। होयसल कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटक। दूसरे देखिए एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र औरंगा में ही आप देखेंगे एक और स्थल भी शामिल किया गया है। कौन सा बच्चों? तो वहाँ का औरंगाबाद का कैलाश टेम्पल, कैलाश मंदिर, उसको भी जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था पिछले वर्षों में। तो ये कुछ स्थल हैं जिनको विश्व विरासत सूची में पहले शामिल किया गया। कल्चरल श्रेणी वैसे टोटल कितने हैं? 43 है। कल्चरल श्रेणी में जो उनको शामिल किया गया था, जो उनको मैंने लिखा हुआ है, उसी श्रेणी में जो है मोइदम को भी शामिल हाल ही में किया गया है। तो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला हम लोग चलते हैं। थोड़ी सी क्लास जो है फास्ट रहेगी, आप उसको टाइमली ध्यान रखिए। अगर आपको बाद में वीडियो को स्टॉप करके आप उसको बेनिफिट ले सकते हैं। अब आते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन। FAO क्या है ये? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक जो संगठन है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक रिपोर्ट जारी की हुई है। रिपोर्ट क्या है? वन के बारे में आपको ध्यान रखना है। और ये रिपोर्ट जो है जुलाई में ही जारी की गई थी, जैसे कि क्या नाम 22 जुलाई को 2024। और FAO ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें कहा था कि जो विश्व के देशों में सबसे ज़्यादा वनों में अगर वृद्धि हुई है, उसमें उस वृद्धि में जो भारत का स्थान है वो थर्ड है, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे जो है आप भारत है। यानी कि तो आपको ध्यान रखना है, ये जो फॉरेस्ट या वन वृद्धि का जो डाटा जारी किया गया है किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? FAO। कब जारी किया गया था? तो 22 जुलाई 2024 को। और इसमें भारत का जो स्थान है वो तृतीय स्थान है। तो पहला जो किसका है? तो पहला स्थान है चीन का, दूसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया का। तो आपको भारत से ऊपर जो फॉरेस्ट के डेवलपमेंट में या जो फॉरेस्ट में जो बढ़ोतरी सबसे हुई है उसमें तीसरा स्थान है। और पहला स्थान जो है तो 19,37,000 जो है हेक्टेयर फॉरेस्ट में ग्रोथ हुआ, फॉरेस्ट में वृद्धि हुई है चाइना में। और ऑस्ट्रेलिया में वही देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में जो वृद्धि हुई है 4,46,000 हेक्टेयर वृद्धि हुई। और वही भारत में जो वृद्धि देखेंगे तो भारत में जो वृद्धि हुई है 2,40,000 के लगभग हेक्टेयर वृद्धि हुई है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि जो
वृद्धि हुई है जनसंख्या में, तो जनसंख्या में जो वन की में वृद्धि हुई है हेक्टेयर कितने कि उसमें भारत का जो स्थान है वो थर्ड पे है, वो आपको ध्यान रखना। यहीं पे थोड़ा सा बच्चों हम लोग एक साइड में और लेते हैं, जैसे कि सपोज इंडिया में कितने परसेंट पे जो 2021 की फॉरेस्ट पॉलिसी है, फॉरेस्ट रिपोर्ट्स है जो जारी हुई है, उसमें देखेंगे भारत में जो फॉरेस्ट है वो 21.71% है कुल भूभाग पे 21.7, जबकि पर्यावरण की शुद्ध की दृष्टि से पूरे भूभाग के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, लेकिन भारत में अभी उतना नहीं है। कितना है? 21.71। 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो जारी हुई थी उसके तहत है। अब यहीं पे ले लिया जाए कि क्षेत्रफल में जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, किस स्टेट में है, तो फर्स्ट नंबर पे एमपी मध्य प्रदेश। सेकेंड नंबर पे देखेंगे तो सेकेंड नंबर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, सेवन सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश। बहुत से बच्चे ये उनको प्रॉब्लम ये होती है, ये प्रतिशत में नहीं है, प्रतिशत में अगर होता है तो आंकड़ा चेंज हो जाता है। ये क्षेत्रफल में है, जनसंख्या फॉरेस्ट जो किसी राज्य के भूभाग में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो कवर करता है किसी राज्य का, तो वो है मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे जो है क्षेत्रफल में जो फॉरेस्ट, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगर यहीं पे प्रतिशत में पूछा जाए कि टोटल जो भूभाग जो लैंड है किसी स्टेट की, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रतिशत भूभाग किस राज्य के भूभाग पर फॉरेस्ट है, तो उसमें आप देखेंगे तो पहला नाम आता है परसेंटेज में तो मिजोरम। जो आप नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, सिक्किम से लेके सेवन सिस्टर आने के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, तो ये सारे सेवन सिस्टर राज्य हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा प्रतिशत भूभाग पे अगर वन हैं तो मिजोरम है, करीब करीब 84.53 के लगभग जो है फॉरेस्ट है। दूसरे नंबर पर वही देखेंगे जो ये अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पहले। दूसरे जो है क्षेत्रफल में भी अब जो है नाम अलग अलग हैं। सेकेंड वाला जो है सेम है, परसेंटेज में भी वही है और क्षेत्रफल में यही है। तो आपको इन पे सबसे कम अगर पूछा जाए भारत में किस राज्य में वन का प्रतिशत सबसे कम है, तो सबसे कम अगर है तो वो हरियाणा का है। कम में सबसे सेकेंड नंबर पे जो है वो है आपका पंजाब। तो दोनों ही जो है नियरेस्ट हैं, पंजाब को ही डिवाइड करके जो है हिंदी भाषी राज्य बना था हरियाणा। तो दोनों ही जो हैं फॉरेस्ट में तो जो है सबसे निचले स्थान पे है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले पॉइंट पे। तो अगला आपका जो पॉइंट है, एक हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भारत की सबसे लंबी एक सुरंग है उसकी नींव रखी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग, इसका उन्होंने जो है आधारशिला रखी कब? 13 जुलाई 2024 को। और कहाँ रखी? स्थान आपका देखेंगे तो ये आपका मुंबई वाला है। मुंबई में थाने से लेके बोरीवली यानी कि मुंबई में ये इसका जो लंबाई है 11.8
8 किलोमीटर लंबी है। लंबाई कितनी है इसको आपको ध्यान रखना है, 11.8 किलोमीटर जो लंबी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जिसका आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है, इसकी आधारशिला, और 13 जुलाई 2024 को रखी गई थी। और ये जो सुरंग है 11.8 किलोमीटर है, थाने से लेके बोरीवली को जोड़ेगी। और ये जो सुरंग है इसमें अगर आप यात्रा करेंगे तो ये सुरंग कहा जाता है 12 मिनट में दूरी का है। इतनी जो है नीट एंड क्लीन होगी, आवागमन के साधन उसके अंदर से डेवलप होंगे, तो आप जो है 11-12 मिनट में उसको तय कर लेंगे। तो बहुत जो डिस्टेंस जो लंबा पड़ता था उधर वहाँ दोनों के बीच में जाने आने में, ये सुरंग जो है बनेगी तो काफ़ी सहूलियत होगी। इस सुरंग को बनाने में 16,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। खर्च कितना होगा? 16,000 करोड़ रुपए जो है सुरंग के निर्माण में खर्च होगा। और इस सुरंग को बनाने के लिए तेज़ी से जो है काम चल रहा है। और खास बात एक और है इस सुरंग के बनाने में, संजय गांधी जो नेशनल पार्क है उसके उसके नीचे से गुजरेगी। अगर पूछा जाए कि जो मोदी जी ने या प्रधानमंत्री ने जो सुरंग की आधारशिला रखी है, ये सुरंग किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरेगी, किस नेशनल पार्क से होकर गुजरेगी, तो संजय गांधी नेशनल पार्क, क्या है उद्यान, संजय गांधी। संजय गांधी उद्यान से होकर गुजरेगी, ये खास बात है इसकी। अब बाकी हम लोग अगर चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक आपने देखा होगा अभी बीच में एक बहुत ज़्यादा ही चर्चा में रही थी केरल में, निपाह वायरस। निपाह वायरस, इसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अभी एग्ज़ाम की दृष्टि से। निपाह वायरस है, इसका प्रकोप अभी देखेंगे कि जो हुआ है वो केरल में 2023 में जो है इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा स्तर पे रहा था। बहुत सारे जो है लोग वहाँ पे प्रभावित हुए थे। और इसकी जो शुरुआत हुई है केरल में, एक जगह है कोझिकोड, स्थान कहाँ है? कोझिकोड। हाँ, उसी जगह से ये प्रकोप जो है आम लोगों के बीच से फैला। और वर्तमान में भी वहाँ पे कई ऐसे केसेस मिले हुए हैं। और अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसका स्रोत क्या है, कहाँ से ये तैयार, किस जीव से निकले हैं या कैसे निकले हैं, तो चमगादड़। चमगादड़ जो है वाहक का काम करते हैं। उनके अंदर ये है कि इसके निपाह वायरस होता है और उससे फैलता है। अगर वो इन्फेक्टेड जो है चमगादड़ है निपाह वायरस से, अगर वो कोई फल को टच करता है तो निपाह वायरस उस फल में चले जाते हैं और फलों से माध्यम से लोगों में ये फैलता है। और कोई अगर निपाह वायरस से जो है इन्फेक्टेड जो है, अगर एप्पल है, सेब है और कोई व्यक्ति बिना धोए खा लेता है तो वो है उससे प्रभावित हो जाता है। इस तरीके से कई लोग आए जो निपाह वायरस से, इसके प्रकोप से मरे हैं। कहाँ पे मरे हैं निपाह वायरस, आपको ध्यान रखना है, केरल में फैला है। जो इसका वाहक है, जो स्रोत है, वो चमगादड़ है। और चमगादड़ से कैसे मनुष्य फैलता है, तो वो फलों के माध्यम से। तो इसलिए बच्चों ख़ास तौर से आप कोई भी फल अगर यूज करें तो अच्छी तरीके से
धोया हुआ है, नहीं तो निपाह वायरस के साथ साथ और कई भी डिजीज़ें जो फलों के माध्यम से हैं लोगों तक पहुंच जाती हैं, तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखना है। अब चलते हैं, इसी तरीके से निपाह वायरस फैला है तो एक वायरस और है जो फैला है जिसका नाम है चांदीपुर वायरस। चांदीपुर वायरस एक्चुअली चांदीपुर जो है महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे ये वायरस जो एक प्रचलन में आया था काफ़ी पहले, सबसे पहली बार जब आया था तो 1965 में, जब डेंगू रोग के ऊपर सर्च किया जा रहा था तब उसके चांदीपुर एक्चुअली जगह में मिला थे स्रोत, इसलिए उसको वायरस को चांदीपुर वायरस का नाम दे दिया गया। और चांदीपुर जो सबसे पहले फैला था वो कहाँ पे है, प्लेस कहाँ पे है इस वायरस का, तो वो है आपका महाराष्ट्र, वहाँ से। और मोस्टली ये बच्चों में होता है। चांदीपुर जो वायरस है ये 9 माह के बच्चे से लेके 14 साल तक के बच्चे, 14-15 साल तक के बच्चे जो हैं इसके प्रभाव में आते हैं। उन्हीं बच्चों को जो है होता है। तो कितना खतरनाक है चांदीपुर वायरस, इसका प्रकोप, इससे प्रभावित जो होते हैं वो कौन होते हैं, बच्चे। ठीक है, ये वायरस जो है, इस वायरस का जो है इंसेफ्लाइटिस प्रकार का होता है, इंसेफ्लाइटिस प्रकार का रहता है। और जिसको इंसेफ्लाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वार, इससे शरीर में दर्द होता है, बुखार आता है और सर दर्द और बदन दर्द जैसी पीड़ा जो है जो भी व्यक्ति प्रभावित होता है या बच्चा जो प्रभावित होता है उसके शरीर में, या ये उसके सिम्टम्स हैं जो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक पे हम लोग। अगला टॉपिक देखेंगे कि एक रिपोर्ट आई थी जो है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट। अभी हाल ही में विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024 विश्व जनसंख्या दिवस पे ही जारी हुई थी, यानी कि जारी हुई थी कब, 11 जुलाई 2024 को ये रिपोर्ट जारी हुई थी। इसमें कहा गया था कि 2060 तक 2060 तक भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, तो भारत की पॉपुलेशन को इंडिकेट किया गया था 2060 तक जो है 1.7 अरब तक पहुंचने का एक्सप्लेन किया गया था, वर्णन किया गया अरब तक। यानी हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये 2060 तक जो है इसमें दिया था 1.7 अरब तक पहुंच जाएगी। और इसी में जो दिया हुआ है 2024 में कितनी है, तो आपको मालूम है कि करीब करीब जो है 145 करोड़ के लगभग हैं, यानी कि 1.45 अरब की जनसंख्या वर्तमान में भारत में है। 2024 के हिसाब से 1.45 यानी कि हाँ 140 करोड़ से अधिक। ठीक है, इसी में जारी किया हुआ है कि जो भारत में जो जनसंख्या है वो 2054 तक कितनी हो जाएगी, 2054 तक। तो 2054 तक जो है बढ़ेगी, लेकिन बढ़ के कितनी हो जाएगी 1.69 अरब। तो आपको वो ध्यान रखना है कि जो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जारी हुई थी 11 जुलाई को, तो उसमें 2060 पे इतनी होगी, वर्तमान में 145 करोड़ के लगभग,
और 2054 में अगर देखेंगे 54 में 1.69 अरब जनसंख्या होने का अनुमान। और ये जो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जो 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पे जारी हुई थी, वो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की गई थी। किसके द्वारा जारी की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके द्वारा जारी हुई थी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट। अगला हम लोग चलते हैं कि अभी बच्चों आपने देखा होगा कि एक राज्य है जहाँ पे हाल ही में उसका नाम बदलने, हमारे यहाँ नाम बदलने का बड़ा ट्रेंड रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे स्टेशनों के नाम बदल गए हैं, बहुत सारे नगरों के बदल दिए गए हैं, जगहों के बदल दिए हैं। सरकारें आती हैं तो अपने हिसाब से माहौल बनाने के लिए काम करती हैं, तो ये भी एक नाम जो है सरकारों का अपने माहौल के हिसाब से किया जाता है। बहरहाल केरल राज्य ने अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया कि हम अपना राज्य का नाम बदलेंगे, जनता ऐसा चाहती है। और क्या करेंगे? तो केरल से केरलम करेंगे। केरल से क्या करेंगे? केरलम। तो ये एक मलयालम शब्द है। और केरलम जो है आप देखेंगे कि जो अशोक का जो शिलालेख है, और शिलालेख कौन सा है? तो सेकेंड वाला है। अशोक मौर्य शासक के प्राचीन इतिहास अगर देखेंगे अशोक के शिलालेख में कौन सा वाला शिलालेख है? तो वो है सेकेंड में। उसमें जो है केरल पुत्र का चर्चा मिलती है। केरल पुत्र एक स्रोत मिलता है। तो सबसे प्राचीनतम जो है केरल पुत्र, उसमें जो है वर्णन मिलता है चेर राज्यों का, चोल का भी और पांड्य। ये इसी के केरल से लेके तमिलनाडु की जो दक्षिणतम राज्य हैं, जिनका वर्णन जो है इसी में मिलता है अशोक के सेकेंड शिलालेख में केरल पुत्र। तो यही इसी रीजन से जो है इसका नाम केरल पुत्र से केरलम विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। जैसा कि आपको मालूम है केंद्र का राज्य किसी राज्य का नाम बदलना, भौगोलिक सीमा को बदलना, ये किसी राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। कोई केंद्र जब भी बदल सकता है। राज्य ने प्रस्ताव पारित किया, केंद्र के पास भेजा, केंद्र इसको जो है चेंज कर सकता है। केंद्र का अधिकार है। किस अधिकार के तहत? तो संविधान ने उसको अधिकार दिया है और ये अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र के पास है। तो आपको आर्टिकल ध्यान रखना है। अनुच्छेद किसमें है? 3 में है। कोई भी राज्य, कोई केंद्र जो है किसी राज्य का नाम बदल सकती है। अगर किसी राज्य की विधानसभा ने नाम परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है, तो राज्य के उस वक्तव्य को, उस ख्वाब को पूरा करने का जो वास्तविक अधिकार है वो है केंद्र के पास। केंद्र अगर आप आगे चाहेगा कि केरल से केरलम होना चाहिए, तो वो अपने पार्लियामेंट में जो है प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित कर देगी, तो जो है केरल से केरलम हो जाएगा। बहरहाल आपको ध्यान रखना है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो वो है केरल। या ये पूछा है कि निम्नलिखित में से केरल का कौन सा नाम नया नाम होने की संभावना है? और तो आपको केरलम ध्यान रखना है। मिलते हैं, आप हमारे जो है ब्रेन्स जीएस चैनल से आप जुड़े रहिए। और अगर आपको करंट अफेयर में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाना है तो हमारे वीडियो को, मेरी क्लास को जो है कंटिन्यू रखें। और कल भी जो है कंटिन्यू करंट अफेयर जो है आप मान के चलिए आपको रेगुलर मिलेगी। रेगुलर आप अपना नोट्स बनाते रहिए। और
कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि पूरी तरीके से करेंट अफेयर पर आपका कमांड है। तो हम लोग अभी हमने जो आपको आज जो स्टार्ट किया है जुलाई मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और जुलाई मंथ के अभी कई और भी टॉपिक हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, और हम उन्हीं चीज़ों को ही कंप्लीट करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आलतू फालतू का कोई भी टॉपिक हमारी क्लास में आपको नहीं मिलेगा, केवल वही मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपको करंट अफेयर जो है कमांड हो चुकी है। मिलते हैं हम लोग नई क्लास में। ओके।